पैनल भी मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े अच्छे मेहमान हैं। यासिर जिलानी साहब हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिवम भगत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इंदु वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगी, प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यासिर भाई, आवाज़ आ रही है ना आपको? आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल। अब थोड़ी बहुत, चलिए आवाज़ को ठीक करवाते हैं। तहसीन भाई, सबसे पहले आपने कहा, आपका जो स्टेटमेंट है उससे आगे बढ़ाता हूं बात को, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये आपका औपचारिक बयान है, तो मैं कहता हूं इससे बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। जैसा मैं देखता हूँ पश्चिम बंगाल पर जब भी बात करता हूँ ना, तो टीएमसी के मामले में कांग्रेस का रुख उनके तो खिलाफ होता है, लेकिन बीजेपी को भी घेरना होता है। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति कांग्रेस के लिए हो जाती है कई बार। वर्तमान परिस्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत दिखाई दे रही है पंजाब के परिप्रेक्ष्य में, आम आदमी पार्टी को डेंट करने के परिप्रेक्ष्य में। आपके विचार क्या हैं? थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए सर आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं कहूँगा। ये जो आज जो एक शब्द है कर्मा, आज वो कर्मा पूरी तरह से वो लौट कर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को मिला है। जिस अरविंद केजरीवाल जी ने अपना राजनीतिक जीवन, उसके पहले वो एनजीओ का काम करते थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे एक फ्रॉड मूवमेंट से शुरू किया, जिसमें अन्ना हजारे जैसे फ्रॉड मूवमेंट के अंदर जिन लोगों ने काम किया और जिस तरह से उन्होंने एक झूठा एक माहौल बनाया देश के अंदर, और जो मैंने अपना बयान दिया था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। तो जितने भी लोग उस फ्रॉड मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, वो सब कहीं ना कहीं चले गए या छूट गए उस मूवमेंट से, दोनों अरविंद जी और अन्ना जी के साथ। अब इसके बाद आते हैं दूसरे पहलू पर। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कभी भी किसी भी दल के साथ, मेन स्ट्रीम राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। कांग्रेस के साथ उन्होंने सत्ता की, उसी कांग्रेस के साथ जब शीला दीक्षित जी जीवित थी, जिनको उन्होंने कोसा था। शीला दीक्षित जी मुझे लगता है कि दिल्ली की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने कहा मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, शीश महल बनाया, लाखों रुपए के कमोड थे उनके शीश महल में। उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जेड प्लेस सिक्योरिटी, उनका काफिला चल रहा था। तो ये चीज है, ये चलता रहा। अरविंद केजरीवाल जी लोगों को बेवकूफ बनाते गए कांग्रेस के साथ। और मैं स्वयं उनके 2 बड़े नेताओं को, जब अहमद पटेल जी जिंदा थे, गठबंधन के लिए ले गया था, कहते थे हम गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बाद भी जब अरविंद जी जेल में थे, कांग्रेस के नेताओं के पास आए थे, वकीलों के पास, कि हमें हमारी बेल करा दो, और जेल से छुट्टे सोनिया जी और राहुल जी पर जिस तरह का अटैक किया, मैं कभी भूलूंगा नहीं अरविंद केजरीवाल जी को। दूसरी ओर मैं आपको 2 बयान सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस हमाम में सारे नंगे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी नंगे हैं। जितने भी बेचारे भाजपा के प्रवक्ता है, अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी सिपाही, उसमें से राघव जी थे, अन्य, उनको कोसते थे। मैं 2 बयान आपको सुनाता हूं। पंजाब के आम आदमी पार्टी के, भाजपा के पंजाब के अध्यक्ष ये कहते हैं अशोक मित्तल जी के बारे में, मोदी जी का काम है स्वच्छ भारत अभियान चलाना। अशोक मित्तल जी वगैरह वगैरह 1 नंबर के भ्रष्ट है, हम कार्रवाई करेंगे, हम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में कार्रवाई करते हैं। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है, अब भी ट्वीट लगा है, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं। रवनीत बिट्टू का ट्वीट पढ़ता हूं, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। ये भी कहते कि मोदी जी है तो मुमकिन है स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो चुका है। 10 है। अशोक, अरे कोई म्यूट कर दीजिए उनको। अशोक मित्तल भ्रष्ट। शिवम जी, आपका ऑडियो ऑफ है। शिवम जी, आपका ऑडियो ऑफ कीजिए ना ऑडियो। सॉरी, अपोलोजाइज। नो प्रॉब्लम। अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं, नवनीत बिट्टू, भगवत मान जी आपकी पार्टी में सारे चोर हैं, सारे लुटेरे हैं, पंजाब के लोग इनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, मोदी जी भारत को साफ कर रहे हैं। और अशोक मित्तल के बारे में रवनीत बिट्टू कहते हैं कि ये फिल्ट है, फिल्ट कूड़े से भी नीचा है, मतलब जो सबसे गंदा कूड़ा होता है उसको फिल्ट कहते हैं, अंग्रेजी में आप जानते हैं, उनको फिल्ट कहते हैं। आज वो अशोक मित्तल वो सम्मानित मेम्बरान है भाजपा के। अब देखिए भाई, एक बात कहूं, मैं सॉरी, मैं आपको बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था, बाकी लोगों को शामिल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी के बयान निकाल कर रख दिए जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी पहले क्या बोलते थे मनमोहन जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में।
तो ये तो चलता है राजनीति में, इसमें पुराने बयानों को अब हम रखकर अभी तो हम ये देख रहे हैं कि नए परिप्रेक्ष्य में ये भारतीय जनता पार्टी की आप स्ट्रैटेजी मान लें, डेंट करना मान लें, व्हाटएवर इट इज, इससे आम आदमी पार्टी का एक बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की क्या रणनीति है वो जरा समझने जैसी बात है। तो एक ही लाइन जी बोलिए। नहीं, कांग्रेस को भी सीखना चाहिए। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू जैसे एक घटिया इंसान को, अभी भी वो कांग्रेस में, उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। आपकी पार्टी चले गई बाहर, आप सत्ता खो गए। ये पप्पू शब्द किसने बनाया था? नवजोत सिंह सिद्धू। दूसरा, जो वर्तमान में कांग्रेस का सांसद है, एक ऐसा घटिया इंसान जो अतीक अहमद की तारीफ करता था। ये तो मुझे लग रहा मैंने गलती से आपको एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे मेरे पास, लेकिन ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात भी समझ गया, आपकी भावना भी समझ गया। आप एक एनालिस्ट के तौर पर हैं और आपने दोनों को एक कटघरे में रखा है कि वो भी उतने ही बुरे हैं जितने ये बुरे हैं। यासिर भाई, लेकिन आपको वॉशिंग मशीन बता दिया। आज मैं इंदू जी के पास जाऊंगा, लेकिन क्योंकि हमने अभी भगवंत मान जी को सुन लिया है, संजय सिंह जी को सुन लिया है, आम आदमी पार्टी का बहुत सारा वर्जन आ गया है, तो ज़रा मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ये लोग गद्दार हैं, बीजेपी डरा धमका कर अपने साथ में ले आती है, वॉशिंग मशीन बन गई है। और ये बात सच है जो तहसीन भाई अभी कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आपकी तरफ से बहुत कुछ बोला गया है, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला है और आज सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि तुम हमारे साथ हो। डॉक्टर परवीन तिवारी जी को पहले मैं नमस्कार करता हूं। बहुत समय के बाद आपके साथ जुड़ा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज राघव चड्ढा जी ने एक बात करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने मूल सिद्धांत की बात करी है। जब ये पार्टी बनी थी, जो इसका सिद्धांत था, जो बात कही गई, वो बाद में लेकिन लोगों के सामने खरे नहीं उतरे और ये पता चला कि इनका ये जो बने हैं वो भ्रष्टाचार के नींव पे बने थे। और तानाशाह रवैया, अरविंद केजरीवाल का जो तानाशाह रवैया अपने लोगों के साथ रहा है, शुरुआती दौर से आप देख लें, आंदोलन के वक्त से। अभी तहसीन भाई ने सही बात कही कि आंदोलन से जो उन्होंने अपने लोगों के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि जो संगठन है वो उनका अपना है, वो जो कहेंगे, वो जो करेंगे, उस पे सभी लोग मुहर लगाएं, और अगर वो मुहर नहीं लगाएंगे तो वो उनके साथी नहीं हो सकते। पहली बार उनके साथ के लोगों ने ऐसा झटका दिया है कि ये भारतीय राजनीति में लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो नेता हैं उनको समझना चाहिए कि अगर आप अपना रूप स्वरूप इतना बड़ा कर देंगे, कार्यकर्ताओं से और अपने ही दल के नेताओं से कट जाएंगे, तो ये हालत जो आज की तस्वीर आपको देखने को मिली। एक बहुत अचंभित करने वाली बात मैं परवीन जी आपको बताऊं, इसमें एक नाम आया है डॉक्टर संदीप पाठक का। संदीप पाठक इनके संस्थापक सदस्यों में, और उनके पास जो पद है ना, पद था वो संगठन मंत्री का था। संगठन मंत्री किसी भी संगठन के लिए सबसे अहम हिस्सा होता है, सबसे अहम पार्ट होता है। जो वो कहता है, संगठन का जो दिशा होती है, जो उसको निर्देश देता है, वो यासिर भाई ये तो हमको पता ही, बड़ा झटका लग गया, बड़ा झटका लग गया तो कह ही दिया हमने। आगे की बात, मतलब आपके पास आ गए तो सब ठीक हो गया। ये मतलब क्या बीजेपी की सोची समझी रणनीति? नहीं, हमारे पास आए हैं, हम स्वागत करते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े संगठन है, हमारे पास जो लोग भी आते हैं उनको अलग अलग तरीके से उनको काम दिया जाता है, वो काम करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। जो आता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नहीं है कि उसको दूध के मक्खी की तरह ले लिया और हटा दिया। हमारे पास आइए, संगठन के अंदर काम करिए, अपने आप को प्रूव करिए और आगे बढ़िए। ये तो हो नहीं सकता है कि अगर हमारे पास आए हैं तो हमने जो शाम से जिस तरीके से इनको सोचना चाहिए कि इनके पास 9 राज्यसभा के सांसद थे, 10, इनके पास बचे कितने? आप खुद अभी नंबर दिखा रहे, 7 के 7 सांसद। कहां इनसे मिस्टेक हुई, कहां इन्होंने गलती करी? और जब इस तरह के लोग साथ छोड़ते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहें, आपको जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल कि आपकी रणनीति क्या है, आपकी राजनीति क्या है, किस स्तर पे। और आपका जो मूल सिद्धांत था, ये मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं तहसीन भाई की बात को, कि जब आप आए थे तो आपने जो नींव रखी थी उसमें आपने कहा था कि मैं कौशाम्बी में एक छोटा सा घर है, वहां से पूरा मुख्यमंत्री का कार्यालय चलाऊंगा, अपने कार्यक्रम को रखूंगा और यहीं से मेरी यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे पहले
जो नैतिकता और शुचिता इन्होंने खत्म करी, अपने आप को बड़े घर में गए और बड़े घर से शीश महल तक की यात्रा करी। जिस आदमी ने कहा था कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, उस व्यक्ति ने फ्लीट्स ऑफ, लाइक उनके पीछे कार चलती थी, उनके पास सुरक्षा का बड़ा लेवल था, वहां ए बी सी 3 ग्रेड में उनके पास सुरक्षा। ये तो हमने सुना है, ये तो हमने सुना है। थोड़ा आप चर्चा को आज के परिदृश्य में आगे बढ़ाते हैं। मैं तो बल्कि आपको कहूंगा कि आप तो रामचरितमानस का दोहा भी कोट किया कीजिए। शरणागत कहूँ जे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनई बिलोकत हान। यानी जो शरण में आ रहा है उसको स्वीकार करो। विभीषण जी जब आ रहे थे वो वॉशिंग मशीन कहते हैं, और आप कहते हैं शरणागति में जो आ रहा है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम तो देखिए वसुदेव कुटुंबकम को परिभाषित करने नहीं, वाले लेकिन ये लोग बाहर रहते हैं, तब आपका जो, नजरिया जो होता है, और उसके बाद में एकदम से क्लीन चिट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा लेकिन समझेंगे ना अभी इसको। समय तो है ही हमारे पास, बाकी के मेहमानों को शामिल कर लेते हैं। हुआ है उसमें उसको कोई किसी तरह की छूट नहीं मिलने जा रही। ठीक, ये पार्टी ने कई बार दिखाया है हमारी सरकार। नहीं, मैं इंदू जी के पास जाने से पहले ये सवाल आपके सामने रख देना चाह रहा था, क्योंकि ये बड़ा एक आरोप जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की तरफ से लगाया गया है। इंदू जी, नहीं, आम आदमी पार्टी में बचा कौन है? अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, बड़े सरीके नेता तो वही रह गए। और अपनी उन्होंने नहीं, हालांकि मुझे आज भगवंत मान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी इंप्रेसिव लगी है। मैं बहुत फ्रैंकली कहूंगा, उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बातों को रखा, भावनाओं को रखा। उन्होंने ये भी बताया कि कौन कहां गया, उसका क्या हुआ। लेकिन चलिए, इंदू जी हैं तो सही, उनको अवसर देते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अच्छा लग सकता है, मुझे मालूम है। मुझे सबकी बात है, मुझे तहसीन भाई की बात भी अच्छी लगती है। वो कभी कांग्रेस समर्थक के रूप में भी सामने आते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ी बैलेंस बात रखी। के चेहरे को आपने नहीं देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं देखा, जिस तरीके से लूट का सबसे बड़ा अड्डा पंजाब को उन्होंने। मैं समझ गया ना, आऊंगा, इसका पूरा अवसर मिलेगा। यासिर भाई मेरा विश्वास करिए, पूरा अवसर मिलेगा। इंदू जी, शिवम जी और मैथिल जी बने हुए। मैथिल जी बड़े ऊर्जावान है, मैं जानता हूं, उनके साथ खूब शोज करते हैं हम। तो थोड़ा सा मैं उनको अंत में लाऊंगा, सबको सुन ले, उसके बाद वो अपनी पूरी बातें सब पर टिप्पणियां रखेंगे। लेकिन इंदू जी ये बताएं मुझे कि राघव चड्ढा से नाराजगी, उनके बारे में कुछ अंदर की खबर आ गई होगी, तभी धीरे धीरे उनको दूर कर, लेकिन वो इतना बड़ा झटका दे देंगे, जमीन सरका देंगे। ये आम आदमी पार्टी पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है जितनी किसी और नेता की नहीं है। इसका इल्म नहीं था, ये बात तो माननी पड़ेगी। अनम्यूट करिए इंदू जी, अगर म्यूट है तो आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। जी सॉरी जी। देखिए, राघव चड्ढा के बारे में पता था नहीं पता था वो एक अलग बात है। राघव चड्ढा जी तो बहुत करीब 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे थे, सबको पता था। जैसे उनको हटाया उपनेता के पद से, फौरन उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। फौरन उनको अगले दिन Z+ सिक्योरिटी मिल गई। अशोक मित्तल जी घर पे ईडी का छापा मार दिया गया। 2 दिन बाद ही उन्हें उपनेता बनाया था आम आदमी पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत सिंपल सा एक एजेंडा होता है, वो किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी को तोड़ने में बड़े माहिर हैं। और उन्होंने देश में बहुत सारी पार्टियां तोड़ी हैं। कांग्रेस में कितनी बार उन्होंने तोड़फोड़ की है। चाहे गोवा में 17 MLA जीते कांग्रेस के, सारे तोड़ के उन्होंने बीजेपी की सरकार बना ली। आप कहीं भी देख ले, बीजेपी जब मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस जीती, उन्हें अपने MLA। आपकी बात सही है, मैंने तो पहले ये सारे सवाल रख दीजिए। मेरे दिमाग में बस ये बात आ रही है कि उपनेता पद से हटाने के पहले क्या विचार चल रहा था। फिर अगर राघव चड्ढा गए तो जेल, अरविंद केजरीवाल भी गए तो जेल, मनीष सिसोदिया भी, ये तो कोई नहीं झुका है। हो सकता है राघव चड्ढा भी नहीं। राघव चड्ढा को तो आप लोगों ने खुद ही दूर कर दिया था ना, इसीलिए तो उनको समझे नहीं। राघव चड्ढा को लूट खसोट की आदत है। इनको अलग करने का बड़ा कारण है कि ये लूट खसोट की आदत है इस व्यक्ति को, और ये सबको पता है, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने मैं तो देखिए बड़ी तत्परता से उस दिन का इंतजार भी करूंगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा जी को बनाएगी राज्यसभा का MP, और मैं उस दिन का बड़े तत्परता से इंतजार करूंगी और उम्मीद करूंगी आपसे दोबारा एक बार बहस करूंगी उसके बाद। और आज ये सारे के सारे, जिस तरह अभी तहसीन पूनावाला जी कह रहे थे कि अशोक मित्तल जी के बारे में कहा गया कि ये फिल्ट है, जो कूड़े से नीचे वाला भी एक पार्ट होता है, तो आज वो फिल्ट फूलों में तब्दील हो गया। नितिन नवीन जी ने आज फूल देके उस फिल्ट को क्लियर कर दिया, क्लीन कर दिया। एक ऐसी मशीन है बीजेपी के पास जिसे वो सबको क्लीन करके अपने पास बुला के बिठा लेती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन पहले तक जो आपका हिस्सा था वो गंदगी का ढेर दिखाई दे रहा है आपको, यानी गंदगी थी आम आदमी पार्टी में। अरे अभी तो यार तहसीन भाई ने बताया कि बीजेपी के किसी नाम भूल गई, रवनीत बिट्टू जी ने कहा कि ये तो फिल्ट है।
अशोक मित्तल जी उन्होंने तो ये भी बताया कि अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, वो आप कोट नहीं कर रही। आप बताइए ना किसको ठगा है, मैं भी तो पूछना चाहती हूँ, मुझे भी एक नाम बता दें आप किसको ठगा है। मतलब आपको चुन लेना है, आपको चुन लेना है, तहसीन पूनावाला के कोई कमेंट चुन लेना है, कोई नहीं चुनना है। अन्ना से लेके शुरुआत करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो फिर अपनी बारे में नहीं बोल पाएंगे। देखिए मैं अरे ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि आप, अरे ऐसा थोड़ी है, आप धमकाइए मत। नहीं आप मुझे अगर ऐसे बोले धमका रही हैं। मैं धमका रही हूँ। मुझे मालूम है कि आम आदमी पार्टी का चरित्र ऐसे ही है धमकाने का, लेकिन आप मत धमकाइए। ये तो आपका चरित्र है। आप बहन की धमकी दे रहे हो, आप ईडी के चापे मारते हैं, बहन की धमकी दे रहे हो। आपका काम है यासिर जी, मेरा नहीं है ये। अरे नहीं बहन जी, कैसी बात कर रहे हैं, हम तो मातृत्व शक्ति को नमन करते हैं और तब बात रखते हैं, कैसी बात कर रही हैं आप। छापे मारती है, लोगों को धमकाती है, डराती है, अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। ये आपका चरित्र, मेरा नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ, आप अगर मेरे बीच में बोलेंगे फिर मैं भी बोलूंगी, कोई फायदा नहीं इस बहस का। मैंने बोला नहीं, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। चड्ढा जी ने एक बात कही कि मेरे बड़े दिन से मैं सोच रहा था कि राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। बड़ा समय लगा उनको सोचने में, 15 साल पहले 12 साल पहले सोचे एमएलए बने थे इस पार्टी से। इस पार्टी ने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया, लेकिन राघव चड्ढा जी बेचारे क्या करें, उनको तो एक ऐसा कुछ मन में आ गया कि नहीं भाई बस हो गया, इस पार्टी में अब ज्यादा नहीं चाहिए, अब मुझे बीजेपी वाले बड़े पसंद आ रहे हैं, मैं इनके पास चला जाता हूँ। तो कोई बड़ी चीज नहीं है बीजेपी के लिए, वो हर पार्टी को तोड़ते हैं। कांग्रेस को तोड़ा उन्होंने, एनसीपी को तोड़ा उन्होंने, शिवसेना को तोड़ा। उनका तो लोटस का जो कार्यक्रम है ना, ऑपरेशन लोटस चलता रहता लगातार, उसको इंदु जी एक लाइन में इंदु जी झटका लगा, ये एक बहुत बड़ा झटका, सेटबैक है आम आदमी पार्टी। क्या सेटबैक है? अरे हमारी पार्टी तो पहले भी कितने लोग चले गए, उससे क्या हो गया? केजरीवाल और केजरीवाल की टीम बड़ी मजबूत है, मजबूती से लड़ेगी। 7 सांसद हैं, 7 सांसद हैं। कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। ये सारी जो कहानी पंजाब के लिए की जा रही है, पंजाब में बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं है, अकाली दल इनसे समझौता करने को तैयार नहीं है, गठबंधन वो करेगा नहीं। ये सारी कहानी वहां के लिए की जा रही है। लेकिन मेरे मन में सवाल आ रहे हैं, लेकिन अभी शिवम जी और मैथिल जी बड़ी देर से आप लोगों को सुन रहे हैं, जरा उनको भी हम लोग सुन लें। एक सेकंड दीजिए मुझे। पंजाब की जनता इनको इतनी बुरी तरह खदेड़ेगी पंजाब से। एमपी पे 12% मिला था, इस बार 5% नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक। शिवम जी, कांग्रेस के लिए अभी क्या सिचुएशन है, मतलब कांग्रेस क्या विचार कर रही है इस पूरे मामले पर? पंजाब में आप इसको, अभी हमने तहसीन भाई को सुना है, मुझे लगता है आप लोग भी आम आदमी पार्टी को लेकर यही रुख रखेंगे, क्योंकि नाराजगी आपकी भी बहुत ज्यादा रही है। लेकिन यहां पर कांग्रेस का टेक क्या है, वो बहुत स्पष्ट तौर पर, औपचारिक तौर पर नहीं आया, तो वो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि आप लोग कैसे विचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की इस टूट पर। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये इनका इंटरनल मैटर है, तो वो ये लोग ही जाने। दूसरी बात, हमें सबको पता था कि आम आदमी पार्टी का बिगिनिंग ऑफ द एंड, अंत की शुरुआत हो गई थी दिल्ली के चुनाव के बाद, जब अरविंद केजरीवाल खुद हारे थे, मनीष सिसोदिया हारे थे, और जो इनके साथ हुआ था वो बिगिनिंग ऑफ द एंड हमें सबको शुरू हो गया था। अब जो इसका पूरे प्रोसेस का अंत होगा, जो कल्मिनेशन होगा इस पूरे प्रोसेस का, वो पंजाब के चुनाव के बाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत साफ तरीके से दिख रहा है कि पंजाब में लोग कांग्रेस की सरकार वापस मांग रहे हैं। आम आदमी कोई काम कर नहीं पाया, ना दिल्ली में कर पाया तभी हार गए, पंजाब में भी ये कोई काम नहीं कर पाए, तो ये वहां भी हार के ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, मेरे अकॉर्डिंग। मैं नहीं कह रहा कि मैं विश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें विश करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई खत्म हो जाए, लेकिन जो हमें लग रहा है ऊपर से इंटरनल मैटर इनका है, ठीक है। लेकिन जो सार्वजनिक था कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल एक सुप्रीम लीडर की तरह ऑपरेट कर रहे थे पिछले कई सालों से, और इनफैक्ट शायद शुरू से ही इनकी पार्टी के काफी पढ़े लिखे लोग पहले भी निकल चुके हैं, काफी मतलब 8-10 लोग अब हो गए हैं, बल्कि शायद ज्यादा ही जो निकल चुके हैं पहले, जो थोड़ी सी अपनी स्पाइन दिखाता है, या जो थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी दिखाता है, या जिसमें थोड़ी सी वो बात होती है, जो दम होता है, वो अपनी बात उठाता है। इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो उनको साइडलाइन कर देते हैं, फिर वो छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो शायद राघव चड्ढा जी के साथ भी यही हुआ हो, हमें नहीं पता राघव चड्ढा जी के साथ क्या हुआ है, वो ही बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी इसी तथ्य पे बनी थी कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, नाम ही उनका आम आदमी है। लेकिन जब राज्यसभा भेजने का टाइम आया तो इन्होंने अमीर उद्योगपतियों को राज्यसभा भेज दिया, और आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं।
अगर ये जमीन के कोई अपने नेताओं को भेजते जिन्होंने पंजाब में एक्चुअली मेहनत करी थी और जो जमीन से जुड़े हुए थे, शायद वो लोग इनको ऐसा धोखा ना देते मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसे अमीर लोगों को चंदा इकट्ठा करने के लिए या जो भी रीजंस के लिए रखेंगे तो ये सब होगा ही। अगर आप पॉलिटिक्स में ये करेंगे तो ये होगा ही जी। कर्मा भी है, जैसे तहसीन ने बोला, आम आदमी पार्टी बनी ही उस एक ऐसे झूठे तथ्यों पे थी, एक झूठे नैरेटिव पे बनी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और जो काफी लोगों को पता भी है, खैर के जो लगता था कि ये आरएसएस और बीजेपी के थ्रू बनाई गई पार्टी थी उस समय। इन्होंने दबा के झूठ बोला, काफी नेताओं, हमारे नेताओं से माफी भी मांगी, केसेस भी हुए इनके खिलाफ, इनको बाद में माफी भी मांगनी पड़ी, और कांग्रेस के किसी नेता को कोई सजा भी नहीं मिली उन केसेस में, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो कुछ हो, ये जोर जोर से उठाते थे। तो एक तरीके का कर्मा भी है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। जैसे आप करेंगे आज आपके साथ ही बट वैसे हो रहा है। पॉलिटिक्स में तो क्या है, उसी के बाद में हमने देखा था कांग्रेस के साथ ही तो पहला गठबंधन हुआ था, जो इतना जिनका विरोध किया। वो बहुत भारी गलती थी, वो हमारी बहुत भारी गलती थी, वो हम मानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बीजेपी पे आ जाइए आप। बीजेपी की जो ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और विपक्ष विरोधी टैक्टिक्स चल रही हैं जब से ये पावर में आए हैं 2014 से। जैसे ही भैया देखा कोई तुम्हारे खिलाफ हो रहा है या जहां तुम्हें नुकसान हो सकता है किसी से, तो भैया ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। तभी 95% केस 2014 से 26 तक ऑपोजिशन के खिलाफ है, अपना विपक्ष के खिलाफ है, जिसमें 0.5% कन्विक्शन रेट है। ये मतलब ये ओपन फिगर्स हैं, कोई मैं नहीं ठीक है। बता ये तो आप लोग कह ही रहे हैं लगातार। केंद्रीय जांच एजेंसियों का कथित बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी राजनीतिक दलों पर करती है, ये आप लोगों का एक लगातार कहने वाली बात। 95 बार चुनाव हारने। मैं बताऊं यासिर भाई, बस तो एक खत्म मिनट करने दीजिए, दीजिए, एक मिनट खत्म करने दीजिए, दीजिए। एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट दीजिए। देखिए मैथिल साहब भी, मतलब मैथिल साहब का मिजाज हम भी नहीं कि काफी आधा देर घंटा से वो चुप बैठे सुने, थे। आधा घंटा उन्होंने सुना है तो उनको जरा सुनना भी पड़ेगा हमको। मैथिल साहब, वॉशिंग मशीन है, मेरे को तो कंप्लीट करने दीजिए 2 मिनट। 2 मिनट लेंगे आप या थोड़ा और 1 क्विक मिनट कर? चलो, आधा चलिए, 1 मिनट मिनट ले लीजिए। पहले बोल चुके, आधा 5 मिनट ले मिनट में लेंगे। 4 आधा मिनट मिनट झूठ बोला ले, इन्होंने। बोलने दीजिए, अरे बोलने आप बोलने प्रिंसिपल दीजिए मत यासिर भाई, दीजिए बोलने ना। दीजिए। बोलिए शिवम जी, बोलिए। देखिए, तो बीजेपी की ये जो संविधान विरोधी टैक्टिक्स है, ये तो सबको दिख ही रही है। ये सारा देश देख चुका है पिछले 12 साल में कि जो बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कैसे कर रही है। तो ठीक है, लेकिन इनके जो मित्तल साहब हैं, मैं तो इनसे बड़ा शौक हो गया हूँ, जो ये आपके जो मित्तल साहब बीजेपी में आ गए हैं। एक रेड में ही घबरा गए ये तो। एक रेड इनके ऊपर हुई 2 दिन पहले, और तीसरे दिन 72 आवर्स बाद ये बीजेपी के अंदर है। तो ये और दिखाता है कि आप कैसे कैसे लीडरों को राज्यसभा भेज रहे थे। ठीक। चड्डा जी के ऊपर भी डीजेपी के दिल्ली जल बोर्ड का कोई स्कैम था, उसमें नाम आया था, वो उसके चेयरमैन ये थे या डिटेलिंग है वाइस ना चेयरमैन थे। शिवम भाई, आपने कहा तो सही कि ये डराते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यही तो कही ना बात, उसी को तो चड्डा डिटेलिंग जी दे के रहे भी हैं आप। क्या रीजंस होंगे। अब इंदू जी भी हमारी पुरानी मित्र हैं ऑन अ लाइटर नोट, तो उनकी भी घर वापसी कब होगी ये भी देखते हैं। आप ना घबराएं शिवम जी, मैं यही ठीक हूँ, आप टेंशन ना लो उस बात की। मैथिल जी, और अब एक आपने बात सबको देखो, सुन लिया है, हमारा मुझे अच्छा ये है। बताएं, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाइए ना। आपस की बातचीत में बहुत अच्छा डिस्कशन जा रहा है, एक तारतम्य बना हुआ है, उसको बना रहने दे प्लीज। मैथिल जी, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है और वो डरा धमका कर इनको ला रही है, ऐसा अभी तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से ये आरोप आया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है जो भी हमारी शरण में आता है उसका आकलन किया जाता है, वो किस कार्य के योग्य है उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है, परफॉर्म करता है तो करता है। लेकिन ये बात तो है कि जो अभी शिवम भगत जी कह रहे हैं कि टाइमिंग देखिए ना आप, ये टाइमिंग बड़ी ये है कि कोई किसी के यहाँ पर कोई कार्रवाई हो रही है, उसके 2 दिन बाद वो आ जा रहा है, या मित्तल साहब के बारे में जैसा कह रहे हैं, ये टाइमिंग मुझे बताइए 2-3 चीज, क्योंकि आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं, तो मुझे जरा 2-3 चीज़ों को आकलन करके बताइए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, पहले फेज का मतदान हुआ, उसके अगेन दूसरे दिन जो है हम देखते हैं कि इस तरह से एक बड़ी खबर आ जाती है, जैसे इंतजार किया जा रहा था, इसका स्टेज बनता है। दूसरा, पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये बड़ी फूट आम आदमी पार्टी, ये टाइमिंग को थोड़ा सा समझाइए आप। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट। धन्यवाद जी प्रवीण तिवारी जी। पहले तो आपको, पूरे देश को, सभी दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को भारत माता की जय। भारत माता की। देखिए, यहाँ पर मैं सुन रहा था, सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, जैसे कि लाख बुराइयां इस समय में दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी को।
और उनको लग रहा है बस राघव चड्ढा तो सिल्ट से भी नीचे की कैटेगरी के व्यक्ति हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बहुत सारी बातें कही और हमारे मित्र तहसीन भाई ने भी बहुत सारी बातें कही। आज मुझे ऐसा लगा तहसीन भाई तो कांग्रेस को ही ठोक रहे हैं। लेकिन मेरे को ये सुनकर एक बात में अचरज होता है कि एक व्यक्ति का डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता। जिस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी तो हमारे तहसीन भाई वही थे, वो गद्दार कन्हैया कुमार की पैरवी करते। इनका जो है मतलब मैं कहूँ शब्द खत्म नहीं हो रहे थे। उस गद्दार को महिमा मंडित करते करते इनके शब्द खत्म नहीं हो रहे थे। जी आपने कन्हैया कुमार को महिमा मंडित किया था मेरे संग की डिबेट में, सुन लीजिए, सुनिए दादा सुनिए। और दूसरी चीज, तब इनको नजर नहीं आ रही थी आम आदमी पार्टी में लाख कमियां, लेकिन आज इनको कमियां लाख आम आदमी पार्टी में भी नजर आ रही हैं। इनको याद आ रहा है कि उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी। इनको याद आ रहा है कि वो तो झूठ बोलते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। और जब शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तो तहसीन भाई थे हमारे जो ईडी के दुरुपयोग के लंबे लंबे कसीदे कर रहे थे। लेकिन इनको भूल नहीं गए ये कि कंप्लेंट करने वाले भी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय में। तो मैं ये डबल स्टैंडर्ड जब देखता हूं तो मेरे को समझ में आता है कि इसे ही कहते हैं गिरगिट वाला रूप। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं अगर आप क्षमा के साथ 1 मिनट का मौका दें, जब भी मेरे पैनल पर कोई पर्सनल कमेंट होता है तो मैं एक जवाब अवश्य लेता हूं, छोटा सा ही हाँ, सही। बिल्कुल, तहसीन भाई, बिल्कुल। क्योंकि काफी शब्दों का इस्तेमाल हो गया आपके लिए, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सूर्य भाई दो चीज ठीक कह रहे हैं। मैंने जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, मैंने उस प्रोसेस का बिल्कुल बचाव किया। मैं आज भी मानता हूं कितना भी लोगों को उन्होंने ठगाए, मुझे भी ठगाए, मैं ये बात मानता हूं कि उनको जेल में ईडी के कार्यकाल नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति ने कांग्रेस को दिल्ली में समाप्त किया, पंजाब में समाप्त किया, उसने कांग्रेस को हरियाणा में समाप्त किया। आज वो बड़े पद पे बैठा है और वो हरियाणा से वो एक राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत सकता। मैं इस बात को मानता हूं, वो बात के लिए। और दूसरी चीज, जिस आपने स्टूडेंट का जिक्र किया, वो स्टूडेंट पे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया। मैं उस स्टूडेंट के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने गलती की जेएनयू जाकर। प्लीज मेरी बात को मानिए, मैं बात 100% बहुत बार मैंने ओपनली कहा। और अगर आप इजाजत दे एक और लाइन, मैं ये भी मानता हूं पंजाब जैसे सूबे में राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने गलती की। सिद्धू जैसे व्यक्ति पे भरोसा करते, सिद्धू ने पार्टी को बर्बाद किया है। मैं कोई जिसने जिन शब्दों का प्रयोग किया, चाहे सिद्धू हो और हो, ये कांग्रेस ने गलती की है, नो इफ और बट सॉरी, मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। देखिए तहसीन भाई, आप आज बोल रहे हैं, आज आप कन्हैया कुमार के लिए बोल रहे हैं, आज आप नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बोल रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आप तब बोल रहे हैं जब वो पार्टी से बाहर एक तरीके से जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनकी पत्नी नवजोत कौर जो है वो जा चुकी हैं और वो भी विदोरी तेवर दिखा रहे हैं। उससे पहले जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तब आपने कभी भी इस प्रकार से ऑनियर नहीं बोला, ये मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, कभी नहीं बोला। मेरी आपकी लाखों डिबेट होली। अब चलिए हम इससे ऊपर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पर्सनल हो जाएगा तहसीन भाई, रहने देते बाकी। एक ही लाइन माफी चाहता हूँ, एक ही लाइन माफी चाहता हूँ, एक ही लाइन। मैंने बरखा दत्त के इंटरव्यू में बोला, माफी चाहता हूं। मैं ये मानता हूं राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी में कुछ ही नेता ऐसे हैं जिनको कि मैं पसंद करता हूं व्यक्तिगत रूप से। मैं आपको बता दूं तिवारी, उनमें से एक राघव चड्ढा जी हैं। कारण उनकी जो विचार जो हैं, विकास वाले विचार, उनकी जो प्रोग्रेसिव सोच, उनकी एनर्जी, उनका जो ग्राउंड लेवल पे संगठन के लिए काम करना है। मैंने देखा राजेंद्र नगर से वो विधायक रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में भी वहां पे काम कर चुका हूं और मैंने ये देखा कि किस प्रकार से वो जमीन पर कार्यकर्ताओं घरों में भोजन करते थे, किस प्रकार से बाइकों पे घूमते। लेकिन असलियत क्या है इस सारे के सारे बवाल के पीछे, मैं आपको बताऊं तिवारी जी, मान सम्मान सबसे बड़ा होता है। जब आप किसी को बुलाकर अपने शीश महल में मुर्गा बनाएंगे, उनको बेल्ट थेरेपी देंगे, उनके संग बदतमीजी करेंगे, आपके गुंडे वैभव कुमार उनको लात घूंसे से मारेंगे जैसे कि स्वाति मालीवाल के संग हुआ, तो किसी का भी मान सम्मान जाग जाएगा। और सॉरी, अगर आम आदमी पार्टी ये कहे कि उनको विधायक बनाया तो वो अपने बलबूते पे विधायक बने। जिस समय अरविंद केजरीवाल आईआरएस की नौकरी छोड़ के आए थे तो वो भी एक स्टेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वेल नोन, ये मैं आपको बता दूं, और वो अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स को हैंडल कर रहे थे। मेरा कहना सिर्फ इतना है, उस व्यक्ति ने पंजाब के लिए लड़ाई लड़ी,
पंजाब में बाढ़ आई थी, किसी ने इसकी चर्चा नहीं करी। राघव चड्ढा ने कितना काम किया बाढ़ के लोगों की सहायता में, ये सब जानते हैं। उसको इतनी नाराजगी रही अरविंद केजरीवाल से, और जो सरकार पंजाब में है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उन्होंने किया, नौटंकी की। जब बोला कि बांध के दरवाजे खोल देने चाहिए, तो वो बांध के दरवाजे नहीं खोले गए, जिसके कारण पूरा का पूरा पंजाब पानी में डूबा। इसकी चर्चा अभी तक किसी ने नहीं की। एक और चीज मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल के जो ट्रीटमेंट थे ना, शीश महल, इसका भी विरोध राघव चड्ढा ने दबे शब्दों में कहा था कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि बाद में हमें बेइज्जती उठानी पड़े। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला किया, इसके साथ नहीं थे राघव चड्ढा। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो उनको सबसे अलग करते। उन्होंने गिग वर्कर्स का जो विषय उठाया, उन्होंने एयरपोर्ट का मैं आना चाहता था इस पर। मैथिल जी, आपने उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को रखा है। इंदु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राघव चड्ढा, जिस दिन उनसे ये कहा गया कि वो समोसा चटनी पर सवाल पूछ रहे हैं, वो लगातार रील दिखाते रहे कि मैंने किस तरह के सवाल पूछे हैं, कैसे वो आम जनता से जुड़े हुए हैं। मतलब बहुत मन टूट गया था उनका कि मैं कर तो अच्छा रहा था, लेकिन मुझे किनारे किया जा रहा है। असलियत यही है ना सर, कि वो नौटंकी नहीं कर रहे थे, वो जमीन पे काम कर रहे थे। और जमीन पे काम अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं है। इंदु जी, इंदु जी, आज ये सारी बातें आप लोगों को याद आ रही हैं, उनकी बुराइयां, खामियां आज दिख रही हैं आपको? कमाल है उनके। मैं तो बोल ही रही हूँ ना, वो तो बड़े अच्छे थे, तभी तो बीजेपी ने ले लिया उनको। मतलब वो इतने साफ सुथरे नेता हैं कि बीजेपी ने उनका स्वागत कर लिया। चलिए अब बात करते हैं उनके मुद्दों की। 10 रुपए का समोसा, 20 रुपए की चाय, समथिंग कुछ उन्होंने उठाया था। एयरपोर्ट पे तो मैं गई थी, मुझे तो कहीं नहीं मिली। आपको मिली होगी, मुझे तो लगता नहीं कहीं मिलती है वो चाय और समोसा एयरपोर्ट पे। और दूसरी बात, सर खाने की आदत है, उसे 10 रुपए नहीं मिलेंगे भाई। मैथिली जी सुन लीजिए, कोई बात नहीं। क्या आपने बोला, मैंने बोला आप लोगों ने, मैंने बोला आपके बीच में मुझे आप ये बात न बताएं। आपके मध्य प्रदेश में आपकी एक मीटिंग का लाखों बिल आया था, पूरी पर्चियां बाहर आई थी। आप ना बताएं, बंगारू लक्ष्मण के पास पैसे मिले थे, आप ना बताएं। आप ये बातें मुझसे ना करें। मैं कोई आज मैं 25 साल से यही काम कर रही हूँ राजनीति का, तो मुझे आप ना बताएं। मेरी आपसे जी, मुझे हाथ बहुत रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप मुझसे सीनियर आदमी, प्लीज ऐसी बातें ना करें। अदरवाइज फिर आपस में बहस करते मैं भी बात कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। मैं इसलिए तो नहीं बोल रहा बीच में कि रुक जाए अपने आप चीजें। जी, बीच में सूर्य प्रकाश जी, मैथिली जी बोल रहे हैं। आप बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैंने तो इतना ही कहा था कि करोड़ों रुपए के समोसे आम आदमी पार्टी। रुक जाइए मैथिली जी। करोड़ों रुपए के समोसे, आप क्या करोड़ों रुपए की दाल और चावल और पता नहीं नमकीन खा गए थे? एक मीटिंग है, मुझे याद है वो आज भी, मध्य प्रदेश में। आप ये बातें ना करें यार, ऐसी बातें क्यों करते हैं आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के आए तो राजनीतिक विषय ना लिखिए अपने आगे, लिखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे थोड़ा क्लियर कर लें। मेरी बहन, नाराज क्यों हो रही हो? नाराज नहीं, अरे कमाल है, मैं बोल नाराज। आईने में चेहरा इतना डरावना है क्या आपका? हाँ, आईने में चेहरा इतना डरावना है क्या बहन जी, कि आपके किए हुए कार्य चरित्र सामने आ जाता है क्या जो आप नाराज हो रही हैं? आपका चरित्र सामने आ रहा है महिलाओं से ऐसी बात करने से। अपना चरित्र संभाले पहले। आप चेहरा डरावना है, ये बातें आप ही कर सकते हैं, बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं समझ गया कि आप अगला आधा घंटा इसमें गुजर सकता है हमारा, हम चाहे तो। छोड़ दीजिए, रुक जाइए। देखिए, 10 रुपए का समोसा, 10 रुपए की चाय, एयरपोर्ट पे कोई गरीब, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, गरीब आदमी एयरपोर्ट पे 10 रुपए की चाय की उठाने की जरूरत नहीं थी। उठाते एरिया में काम कितना हुआ है, ये उठाते एरिया में रोड कितनी बनी है, एरिया में टॉयलेट बने कि नहीं बने हैं, ये वाली बातें वो उठाते तो बढ़िया रहते। और जहां तक बात अपनी शराब घोटाले की, शराब घोटाले में भरे हुए केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। अब आप उसे बार बार उस बात को कहेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है कि लात घूसों से मारेंगे, बेल्ट से मारेंगे। किसको मारा है आप जरा मुझे नाम गिना देंगे प्लीज? और जहां तक मालीवाल की आंख सुझाई के नहीं सुझाई, मालीवाल तो इतनी बड़ी नौटंकी है, उनको थप्पड़ बजाए नहीं बजाए, मतलब महिला सांसद को आप पीट कर घर से बाहर निकालेंगे, अपने घर के सीसीटीवी नहीं देंगे और आप पुलिस को गुमराह करेंगे और यहाँ नहीं। ठीक है, चलिए, हम सवाल पर नहीं है अभी। ठीक है, मैं समझ गया, इसका कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं है। रुक जाइए एक मिनट। यासिर भाई, मेरा सवाल बरकरार है। जो पहले मैंने आपसे पूछा था वही सवाल है। क्या वॉशिंग मशीन है, कुछ दिन पहले जो बुरे लगते हैं, जिनके खिलाफ छापे होते हैं, वो बीजेपी में आते हैं और बढ़िया उनका करियर बन जाता है? देखिए, मैं संगठनात्मक दृष्टिकोण को ही रखूंगा, जो आपका इशू है उस पर ही चर्चा करूंगा। आज आपने देखा है कि 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आए, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक
और तीसरे व्यक्ति मित्तल साहब थे। आपने ये भारतीय जनता पार्टी की जो अगेंस्ट सुबह से शाम जो लोग राजनीति करते हैं वो ये बात कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में आते हैं तो धुल के साफ हो जाते हैं। भाई मैं तो, मेरे पास तो सीरीज है। आशुतोष का नाम आपने तो सुना होगा, आपके ही बिरादरी के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे। उन्होंने कौन सा कोई बहुत बड़ा वो कर दिया? वो आज भी मुखर होके हमारा विरोध करते हैं। उनको किस तरीके से दूध की से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आपको प्रशांत भूषण ध्यान है, कैसे उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। और ऐसे प्रोफेसर आनंद का नाम आपने सुना है, कैसे अरविंद, क्योंकि ये लोग अरविंद केजरीवाल के तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़े हुआ करते। और इसको हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इंदु वर्मा जी भी एक्सेप्ट करेंगी। वो भी राजनीति में बहुत पुरानी है, उनका एक राजनीति करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन वो इस बात को समझेंगी कि क्यों आखिर आपके साथ लोग शुरू से, आप पहले साल जब इनको सत्ता मिली थी, जब ये कांग्रेस के साथ आए थे, दिल्ली में इन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके बाद जब इनका सेकंड टेन्योर अकेले आए, इनके पहले मंत्री जो फर्जी डिग्री के अंदर, फिर उसके बाद सिलसिला जो संदीप कुमार से शुरुआत होता रहा। और आपने कहा कि आपने देखा, बहन जी मैं एक और प्रकरण आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप अंशुल प्रकाश को तो नहीं भूल सकती। आपका विधायक जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, अमानतुल्लाह जो ओखला का विधायक है, उसके खिलाफ इसी केस में एफआईआर दर्ज थी, उसके लिए जेल जाना पड़ा। अंशुल प्रकाश को पीटने वाले कितने लोग थे अरविंद केजरीवाल के यहाँ। ये सच्चाई है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल में अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के एक और कांग्रेस तो गलबैयां करती रही है अरविंद केजरीवाल के साथ। क्या उन्होंने कोर्ट के माध्यम से माफी नहीं मांगी है झूठ बोलने के लिए? अभी आपकी आम आदमी पार्टी का मैं चरित्र बता देता हूं। 2 दिन पहले, अभी 24 से 36 घंटे हुए, हमारी नई दिल्ली की सांसदा है, उन्होंने हमारी जो रक्षा मंत्री हैं खड़से जी, उनका हाथ पकड़ ली थी और उन्होंने एक सोशल मीडिया पे नैरेटिव चलाया कि पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया, जिसके खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लेके सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अभी बात कही है। तो ये तो आप लोगों का राजनीतिक चरित्र है। जब ये राजनीतिक चरित्र होगा तो आपके साथी आपका साथ छोड़ के जाएंगे। आप जिस वार्ड से और जिस विधानसभा से आती हैं, वहां पे कई सारे दिग्गज, श्रीनिवासपुरी तो है आपका एरिया ना इंदु वर्मा जी, वहां के कई सारे, जो आप गिनती से गिनेंगी ना, तो वहां पे कई सारे सीनियर आम आदमी पार्टी के नेता जो एमएलए हुए, जो उनके साथ राजनीति करी, उन्होंने क्यों अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया? क्यों आम आदमी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं? और आज तो आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट जो उनकी संसदीय दल के, ठीक है, आपने बड़ा डिटेल में यासिर भाई सारे नाम और सारी जानकारियां रखी हैं। तो निपटने के थोड़ा क्विक चलते हैं, अब आगे की बात सोचते हैं। आगे की बात, भाई बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, पार्टी को कोई फर्क इन बातों से नहीं पड़ता है। पार्टी पंजाब में छोड़ के खैरा साहब क्या हुआ, पार्टी पूरे ना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इंदु जी, आपने एक ऐसी बात बोली कि फर्क नहीं पड़ता, तो भगवंत मान, संजय सिंह, ये सब आके इतना लंबा सब समझाते थोड़ी। कोई कमी नहीं है, उन्होंने कहा दुख है, आप कह रही फर्क नहीं पड़ता। भगवंत मान ने तो माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मन बड़ा दुखी है, उन्होंने कहा है। मन दुखी का क्या, घर से कोई जाके दुख तो होता ही है, लेकिन ये थोड़ी हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, घर से कोई गया लगातार। क्या आप आम आदमी पार्टी के लोगों का चरित्र नहीं जानती? क्या अपने नेता की तानाशाही? अरे ठीक है यासिर भाई, चलिए 1 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट इंदु जी रुकते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट यासिर भाई 1 मिनट, पर्सनल हो जाएगा, रुक जाइए इंदु जी। हमारे यहाँ तो जो लोग यासिर भाई 30 साल पहले थे, यासिर भाई कितने बढ़िया से आप संयम रखते हैं। यासिर भाई रुकिए तो सही, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट यासिर भाई। इंदु जी बात समझ नहीं आ रही। इंदु जी आप लोग इतना बढ़िया से इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बड़े शांत तरीके से सब अपनी बात रख रहे हैं। तहसीन भाई भी चुपचाप अपनी उंगली उठा देते हैं कि भाई बोलने का अवसर आ जाए तो मुझे दे देना। तहसीन भाई आगे की बात करते हैं। चलो मान लिया बीजेपी का जो भी जिसको लग रहा है उस सबको हम मान के चलते हैं कि हाँ स्थितियां ऐसी हैं, बट एज तो है, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, जैसे चाह रहे हैं वैसे हो रहा है, यानी जो मकसद होगा
वो भी पूरा होगा, यानी पंजाब में जो कुछ करना चाहते हैं वो करके रहेंगे? तो पहलू है, एक जो आपका सवाल है राजनीतिक कि क्या पंजाब में भाजपा जीत सकती है, वर्तमान में वो स्थिति मुझे आज भी नहीं दिखती इन लोगों को लेकर, क्योंकि इनका कोई मास बेस नहीं था। ये बात जरूर है कि राघव चड्ढा पॉपुलर है सोशल मीडिया पर और हरभजन सिंह एक क्रिकेटर है, पर क्या वो तब्दील होगा वोटों में, वो एक अलग विषय है। और वो आप जानते हैं कि वो कोई लोकसभा जीतने की क्षमता इन शायद 7 लोगों में नहीं है। लेकिन जो मुझे सवाल इंटरेस्ट कर रहा है, जिसका मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा था, और अगर आप इस पे ज्ञान प्रकाशित करना चाहते हैं तो, या कोई भी दोस्त इस पे करना चाहता है, इन्होंने पार्टी को मर्ज किया है भाजपा में, तोड़ा नहीं है पार्टी को। सवाल ये उठता है कि बाकी के जो 3 सांसद हैं, संजय सिंह जी उदाहरण, उन पे किसका विप्लव होगा, भाजपा का लागू होगा या आम आदमी पार्टी का? और ये विशेष अधिकार केवल चेयरपर्सन राज्यसभा उपराष्ट्रपति का है। तो हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत। तो अब क्या होगा अगर पार्टी मर्ज हो जाती है? ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल जी अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, और मान लो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि नहीं पार्टी का मर्जर हो चुका है, तो सारे 10 MP चले गए। ठीक है, ये चाहे वोट ना करे भाजपा के साथ ये 3, पर विप तो भाजपा की लगेगी। फिर उस स्थिति में क्या होगा? तो ये जो इंटरेस्टिंग पहलू है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो अब तक क्लियर नहीं हुआ, मैं बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ रहा था शाम से लेकर, इसमें क्या होगा, ये इस तरह की स्थिति हमने देखी नहीं है, तो मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग होगा। मैं इनफैक्ट आपने जब ये बोला ना, मैं बड़ी देर से यही गुणागणित कर रहा था, सारे मैंने आंकड़े निकाले, मैं खुद अपना जितना ज्ञान था उससे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। और मैथिल साहब इसके अच्छे जानकार हैं, मुझे पता है। तो मैथिल साहब आप बताएं मुझे, ये जो कानूनी पहलू है, पार्टी किसकी होगी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को अपने में मर्ज कराने का ना तो कोई शौक होगा, ना कोई ज़रूरत है, ना वो ये गलती करना चाहेगी। अभी तो सांसद बहुत है, लेकिन फिर भी आप क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी एज पार्टी, जो मैंने कहा कि क्या आप हो गई साफ, जो आज हमारी डिबेट का मकसद भी था, क्या ऐसा कुछ है कि पार्टी के ऊपर एक थ्रेट आ रहा है, पार्टी बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी पर कोई थ्रेट है? केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में, क्योंकि बाकी जगह पे उनके नंबर्स है। सॉरी देखिए, पार्टी की जो इस समय मैं क्यों मान्यता है, अब उस पर भी प्रश्न उठ गया है, क्योंकि सर्वोच्च सदन के अंदर अब उनके सांसद नहीं होंगे, वो सभी सांसद भाजपा में विलय कर चुके हैं। अब उनको यह प्रूफ करना है कि उनकी पार्टी जिंदा है, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसको डिफेंड करना होगा, पहली चीज। और अरविंद केजरीवाल बहुत खड़े होकर जजों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अब उनको खड़े होकर फिर अपील करनी पड़ेगी और उनको अपने आप को डिफेंड करने की जो एक प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं यहां पे कहना चाहता हूं, देखिए वॉशिंग मशीन का बहुत जिक्र होता है कि वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास में, वॉशिंग मशीन। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इनके पास कौन से लाल कालीन हैं जिनको बिछाकर, जिस शरद पवार को ये कहते थे उनके स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है, जिस लालू प्रसाद यादव जी को बोलते थे वो चारा चोर है और वो कन्विक्टेड है, ऐसे लोगों के संग हाथ मिला लेते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? दूसरी चीज, मुझे एक व्यक्ति का नाम यहां पर, तहसीन भाई भी बैठे हैं, इंदु वर्मा जी हमारी बहन बैठी हैं, वो बता दें, जो दोनों वॉशिंग मशीन का जिक्र करते हैं, कि किसी कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहां पर जो है वो स्वीकार किया। मैं एक नहीं 50 नाम बता सकता हूं। उन 50 नामों ने बहुत अप्रोच लगाई है कि वो कोशिश करके भाजपा में घुस जाएं, लेकिन भाजपा एक संगठन, एक विचार है, वहां पर घुसने के लिए आपकी छवि अत्यंत साफ होनी जरूरी है। कानूनी रूप से आपके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा कोई फैसला नहीं आना चाहिए जिससे कि आप भ्रष्टाचारी जो है वो घोषित। आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, जो मैंने बेल्ट ट्रीटमेंट की बात की, मारपीट की बात की, ऐसा ही कुछ गलत व्यवहार, आत्मसम्मान पे ठेस, असम के हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा जी के संग राहुल गांधी जी ने अपने यहां किया था। अपने कुत्तों के बिस्किट उनके सामने रख दिए थे। कोई भी मान सम्मान वाला, गरिमावान वाला व्यक्ति अपने मान सम्मान के संग कभी भी खिलवाड़ नहीं करता। राघव चड्ढा जी ने भी आज वही किया। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मान सम्मान की लड़ाई है। ठीक है तिवारी जी, ये अपमान
कोई व्यक्ति अपने आप को खुदा हाँ, समझ के- हम ये समझ सकते हैं, ये तो बात रखी, राघव चड्ढा ने इंतजार किया इस चीज का और वो दुखी थे। लेकिन जिलानी साहब, मुझे अभी जैसे इंदू जी ने एक ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया था, कोट अनकोट, वो लोटस जो है काफी इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष की तरफ से, और फिर मुझे प्रवीण जी एक बात का जवाब देना चाहती हूँ मैथिली जी की। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब हेमंत बिस्वा जी ने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी, उससे 4 दिन पहले मोदी जी ने एक अपनी मीटिंग में बोला था कि इनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए गबन करने का कोई हे प्रभु, वो है। ये लीजिए, मैं उसकी वीडियो में निकाल के ये दिखाऊंगी आपको। फर्जी पार्टी जो है ना, केवल फर्जी न्यूज फैलाती है। अरे कुछ अरे पढ़ा ये लिखा करो फर्जी मेरी न्यूज- बहन, कुछ तो पढ़ा लिखा करो। हेमंता बिस्वा शर्मा जी के प्रति ऐसी टिप्पणी कर रही हो, फिर पवन खेड़ा की तरह भागी भागी फिरोगी, पता नहीं कहाँ छुप के बैठ जाओगी, फिर अग्रिम मैंने मेरा घर स्टॉप क्लास सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचा करो। मैंने के साथ सुनकर समझ में लीजिए, आया? आप झूठ इतना मत बोला करो। आप इतना गुस्सा क्यों हो कुछ रहे हैं? भी मुझे समझ बोलोगे। नहीं आ रहा। अरे आप रुक इतना जाइए, गुस्सा रुक हो रहे हैं। सम्मानित व्यक्ति के इसका सामने क्या मतलब? अरे ऐसा नहीं चलेगा। ये रुक क्या जाइए। तरीका बात करने का? फिर माफी मांगोगी। आप ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपसे बोलूं इस तरह से क्या करेंगे आप मेरा? नहीं तो किसी किससे के बात लिए करते आप हैं? बिना तत्वों की तमीज बात से कैसे कर कीजिए। सकती है? तमीज से बात कीजिए। माफी मांगनी पड़ेगी आपको। मैं क्यों माफी मांगू? तमीज से बात हेमंत कीजिए। बिस्वा शर्मा जी के लिए ऐसी टिप्पणी आपने क्यों माफी मांगनी पड़ेगी? मेरी पूरी बात सुनी आपने? कुछ भी पता नहीं है। एक मिनट, मैथिल जी रुक जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो किस तरह की बात कर रहे जाइए। हैं इंदू जी एक मिनट, ये समय वैसे भी कम है हम लोगों के पास में, कोई मतलब नहीं इस किस तरह की बहस बातें का। करते हैं? किस तरह चिल्लाते हैं? तहसीन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, तहसीन भाई आप कुछ कहना, एक मिनट रुक जाइए, इंदू जी, इंदू जी शांत, इंदू जी रुक जाइए, रुक जाइए ना इंदू जी, फिर क्या बात करने का? हम सब शांत हो जाते हैं, आप दोनों आपस में बात, बैठ के आप तमीज से बात मैं कीजिए। जा आप झूठ बोलेंगी, फर्जी आप बातें तमीज से फैलाएंगी। रुक जाइए ना एक मिनट, जान। के नेता एक बनाते हैं। मिनट, क्यों बोल रहे हैं? बोलिए तहसीन भाई, बोलिए बोलिए। इंदू जी आप थोड़े से ठीक है, थोड़ा आपका गलती है। जो आप उदाहरण दे रहे हो वो स्वर्गवासी अजीत पवार जी का था। हेमंता बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ बीजेपी ने लुई बर्जस स्कैम में व्हाइट पेपर निकाला था। ये आपको सिर्फ बता दूं, ये दोनों अलग अलग विषय, आप वो उसमें बोलने से witness हैं। पहले वो चिल्ला इंदू जी, सकते इंदू हैं, जी, भाई। अरे इंदू जी, ठीक है, इंदू जी, ठीक मैं है, किसी हो के बीच में नहीं बोला। ठीक है इंदू जी, एक फैक्चुअल मिस्टेक हुई थी, उस पर वो फैक्चुअल मिस्टेक है, ठीक है, इसमें कोई नाराज होने की कोई बात नहीं, मैं छोड़ सिर्फ अपनी दीजिए। बात इससे मैं अपनी बात सिर्फ इजाजत देते हुए, हाँ बस देखिए जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तहसीन भाई, मैं जी, कमेंट पे जी, जा रहा था यासिर भाई से, लेकिन आप बोले अपनी बात, बोले। एक लास्ट मेरा एक सुझाव है। देखिए ये जो 7 राज्यसभा सांसद चुनकर आए, करीबन 90 या 92 विधायक है आम आदमी पार्टी के असेंबली में। आई एम कोर्स टू करेक्शन, हिंदू जी मुझे बता दें, 1992 है, 92। ये 92 विधायकों ने इन 7 को इसलिए नहीं चुना था कि वो भाजपा में ज्वाइन करे। तो कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या ये प्रावधान अब लाने की जरूरत है कि अगर आप जाना चाहते हो किसी और पार्टी में, आपको इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ेगा। आप इस तरह से नहीं जाते हो, खास करके राज्यसभा में जब आपको विधायक चुनकर भेजते हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो, राज्यसभा में अब पार्टी कैसी जाएगी इस पर बातचीत हो, क्योंकि जहां तक मैं सोचता हूं अब इसको प्रीएम्प्ट करने ये एक बहुत पुराना मुद्दा है तहसीन भाई, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चुनाव प्रचार होते हैं, आज मान लीजिए कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ खूब बयान दे रही है, खिलाफ लड़ रही है, बाद में जब मौका आएगा तो उसको साथ में जाना पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ गई तो। उसमें एक फर्क है सर, फर्क ये वो पार्टी टू पार्टी अलायंस है, वो गॉड में नैतिकता की बात कर रहा था। एक लाइन मुझे दे दे, मैं समाप्त करते मुझे निकलना है। मुझे लगता है अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, जो मैंने शंका बताई आपको, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी तुरंत उपराष्ट्रपति के पास जाएंगे, चेयरपर्सन राज्यसभा, और क्योंकि आज 3 ही सांसद आए, उनको डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और उनका जो विप है राज्यसभा में वो शायद विप इशू करेंगे। जी तहसीन भाई आप लोगों ने बातचीत की। यासिर भाई मुझे माफ करेंगे आप हमेशा की तरह, मुझे उम्मीद है पूरी माफ कर। बस 10 सेकंड में मैं एक जवाब। बोलिए। देखिए हम तो सबको अपने अंदर सम्मानित करते हैं। कल तहसीन भाई भी आएंगे तो दोनों भाई खोल के हम उनको भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासिर भाई, तहसीन भाई आपका बहुत शुक्रिया, इंदू जी आपका बहुत शुक्रिया, मैथिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। बात इंडिया की में इतना ही, नमस्कार।